नमस्ते। द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर and we got an idea that many of our behaviors are influenced by hormones and many other occur as reflexive responses. But hormones and reflexes are not the only one that explains behavior. हम इसी के बेस पर बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. Human behavior is more complex than that of animals, and the reason behind this is that human beings have culture to regulate their behavior. For example, hunger is the basic need. ये पशुओं में और इंसानों में एक जैसी है, भूख लगना. But the way this need is gratified is extremely complex. दोनों अलग अलग तरीके से अपनी नीड को ग्रेटिफाई करते हैं. ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी फूड चॉइसेस हैं, बहुत तरह की फूड हैबिट्स हैं एंड द मैनर ऑफ ईटिंग फूड. वो नीचे बैठकर खाना पसंद करते हैं या वो खड़े होकर खाना चाहते हैं. ये सारी चॉइसेस इंसानों के पास रहती है. This tells us about the fact that biological factors alone cannot explain human behavior. Human nature has evolved through interplay of biological and cultural factors. These forces have made us similar in many ways and different in others. So, what is culture? Human behavior is fundamentally social. Although many other species are also social, human beings are cultural as well. So what does it mean to be cultural? In simplest terms, culture refers to the man-made part of the environment. वो हिस्सा हमारे वातावरण का जो इंसानों ने रचा है. It comprises diverse products of behaviors of many people. बहुत सारे लोगों के व्यवहार से मिलकर बनता है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं. ये प्रोडक्ट्स कई तरीके के हो सकते हैं. ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ औजार या कुछ स्कल्पचर्स, जैसे मूर्तियाँ, मंदिर, किले, कुछ भी बिल्डिंग्स. और ये कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कैटेगरीज़ या कुछ नियम बनाए हों समाज के लिए. और ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल. इस तरह के कई तरह के प्रोडक्ट से मिलकर बनता है कल्चर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे हैं उसका एक शेप है. वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, और उसके अंदर बहुत सारा डेकोरेशन है जो आपने या आपकी फैमिली ने किया हो. और भी कई तरीके की चीज़ें आपने रूम में कुछ अलग तरीके से क्रिएट करी हैं. ये अलग होगा एस्किमोज़ के घर से. जो उनका कमरा है वो गोल होगा, तो वो आपसे काफ़ी फ़र्क है, और ये फ़र्क है कल्चर का. इसी तरह से कुछ लोगों के घर में खड़े होकर खाना बनाना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बैठकर बनाते हैं खाना. तो ये भी हमारे कल्चर की वजह से है. वी ऑल हैव डिफरेंट रोल्स बेस्ड ऑन आवर कल्चर्स. जैसे मेल मेंबर्स हैं, वो बाहर जाकर कमाएंगे, घर के लिए कुछ लाइवलीहुड अर्न करके लाएंगे, दिस इज़ देयर ड्यूटी. और जो महिलाएं हैं वो घर की देखभाल करेंगी, फैमिली की देखभाल करेंगी, घर के जो हाउस होल्ड टास्क हैं उनको निभाएंगी. तो ये सब कैसे बना? ये सब हमारे कल्चर की वजह से बना. और हमारा कल्चर हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. Thus, culture shapes our behavior significantly. वो मोल्ड करता है हमारे बिहेवियर को. It is also important to know that as our culture shapes our behavior, we also shape our culture. Hence, human beings are not passive recipients. चुपचाप वो जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करते चलें, ऐसे नहीं है ह्यूमन बींग्स. बल्कि वो उस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं जो हमें खुद को इन्फ्लुएंस करेगा. तो जो ह्यूमन बींग्स जिससे शेप होंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को, उस वातावरण को वो स्वयं बनाता है. कुछ लोगों का मानना है कि कल्चर वातावरण में है, हमसे बाहर है, सामने है. जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर है, और हम इसको एक आइडिया की तरह समझ सकते हैं, जो आइडिया बहुत सारे लोग मिलकर मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं.
तो उस बेस पर अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कल्चर इंक्लूड्स बिहेवियरल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर्स हु प्रीसीडेड अस। जो हमसे पहले इस दुनिया में हैं, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं और वही कल्चर है। ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कल्चर इज़ ऑलरेडी देयर एज वी बिगिन। तो हमारे जन्म लेने से पहले ही कल्चर होता है। It contains values that will be expressed and a language in which to express them. कुछ खास चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें हम महत्व देते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो सब चीज़ें कल्चर में आती हैं, और वो भाषा जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को बता पाते हैं। It contains a way of life that will be followed by most of us who grow up in that context. और ये एक तरीका है जीवन को जीने का, जिसको कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं या उसको निभाते हैं, जो उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कल्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ऐतिहासिक तौर पर कुछ पैटर्न्स की तरीके से हमें ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, और इसको हम सिंबल्स के थ्रू बताते हैं, जैसे लैंग्वेज। और कल्चर जो है, इट प्रोवाइड्स मीनिंग बाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट कैटेगरीज लाइक सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैरिज। ये कहाँ से आया? ये संस्कृति में से आया कि दो लोगों को कुछ बंधन में ऐसे बांध दिया जाए और वो अपना जीवन साथ साथ बिताएं, और कुछ रोल्स हों उनके, जैसे एक दूल्हा है तो एक दुल्हन है, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इस तरह के कुछ रोल्स उनको दे दिए गए हैं। तो ये सब कल्चर की वजह से है, और उनके कुछ वैल्यूज़ हों, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हों, कुछ चीज़ों में उनकी आस्था हो, ये सब चीज़ें कल्चर की वजह से ही एक पर्टिकुलर सोसाइटी में होती है। तो कल्चर चाहे एक रियलिटी हो जिसे हम देख पा रहे हैं, या एब्स्ट्रैक्शन हो, अमूर्त हो, जो हम नहीं देख सकते हैं, पर दोनों ही केसेस में ये हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। Social and cultural context within which human development takes place vary widely over time and place. समय के साथ और जगह के साथ ये बहुत बदलता भी रहता है। जैसे बहुत साल पहले इंडिया में जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा जो आज उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। इसी तरह से जो साउथ इंडिया है, वहाँ की फूड हैबिट्स और नॉर्थ इंडिया की फूड हैबिट्स में बहुत अंतर देखा जाता है। The terms culture and society are frequently used in such kind of discussions. बहुत सारे बार हम देखते हैं कि ये वाले वर्ड्स हम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर। They are considered similar but actually they are not same. A society is a group of people who occupy a particular territory and speak a common language, not generally understood by neighboring people. एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसी चीज़ों को फॉलो करने वाले और एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को हम सोसाइटी का नाम देते हैं। और ये सोसाइटी जो है, ये एक पूरा देश, एक पूरा नेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, एंड इट इज़ कल्चर दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। Culture is the label for all the different features that vary from society to society. एक समाज से दूसरे समाज में जो फ़र्क है, वो हमारा कल्चर का फ़र्क है। For example, a group of people who manage their livelihood through hunting and gathering in forest, जंगलों में जो रहते हैं और शिकार करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी लाइफ, और वो लोग जो फार्मिंग से अपना जीवन चलाते हैं, खेती बाड़ी करके या कुछ ऐसा रोज़गार करके जिनमें रोज़ उनको या महीने में सैलरी मिलती है, इनकी लाइफ में और जो हंट कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये अंतर कल्चर का है, जो एक समाज से दूसरे समाज में चेंज हो रहा है। अब समझना होगा कि कल्चरल ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से कल्चर ट्रांसफ़र होता है।
तो human beings have highly developed capacity to benefit from own experiences as well as experiences of others. हम अपने एक्सपीरियंस से तो सीखते ही हैं, साथ साथ में हम दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, और ये एक यूनिक फीचर जो है वो इंसानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जो बिहेवियर्स हैं वो यूनिकली ह्यूमन दिखेंगे आपको, वो इंसानों में ही होंगे, एंड क्रिएशंस ऑफ व्हाट वी कॉल कल्चर, और ये होता है कल्चर की वजह से। द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन मेक अस कल्चरल बीइंग्स। ये दो प्रोसेसेस हैं, एनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन, जिसकी वजह से हम कल्चरल बनते हैं। Enculturation refers to all learning that takes place without deliberate teaching. इसमें purposefully कोई टीचिंग नहीं की जाती है, किसी तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है, ये ऑटोमेटिकली होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। The certain ideas, concepts and values are learned simply because of their availability in our culture. वो हमारे आसपास है, उस वजह से हम सीख रहे हैं। जैसे वेजिटेबल क्या है, फ्रूट क्या है, ये शुरू से किताबों के द्वारा या स्कूलों में ले जाकर शिक्षा के द्वारा ही नहीं सिखाया जाता है। ये बच्चे देखकर और रोज़ अपने आसपास उस चीज़ को सुनकर समझकर वो सीख जाते हैं, और वही उनका एनकल्चरेशन है। सच कॉन्सेप्ट्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो ये डायरेक्टली दिए जाते हैं या वो इनडायरेक्टली अपने आप ही समझ जाते हैं। एंड दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ कल्चरल ग्रुप, और ये उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। Thus, enculturation refers to all learning that occurs in human life because of its availability in our socio-cultural context. अगर ये हमारे आसपास नहीं हो तो हम ऑटोमेटिकली इसे नहीं सीख पाएंगे। The key element of enculturation is learning by observation, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देख कर सीखा जाता है इन्हें। जैसे कुकिंग, जो डे टू डे कुकिंग है, उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई डेलिबरेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि किसको किस तरह बनाना है। ये घरों में देख कर ही लोग अपने आप सीखते चले जाते हैं। Socialization is a process by which individual acquires knowledge, skills and dispositions. Dispositions होते हैं जो mind और characters जो हमने inherit किए हैं जनरेशन से, और कुछ जानकारियाँ, कुछ कौशल, ये सब को हासिल करने की एक प्रक्रिया है सोशलाइजेशन। क्योंकि इसमें हम अकेले रहते हुए नहीं कर सकते हैं, इसमें हमेशा एक समाज में होना ज़रूरी है, और ये जो प्रक्रिया है ये लाइफ लॉन्ग चलती है। ये हर स्टेज में होती है, बचपन में, बुढ़ापे में, एडोलेसेंट एज में, हमेशा सोशलाइजेशन जो है वो होता रहता है। सोशलाइजेशन फॉर्म्स द बेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि एक भाषा है, भाषा का सीखना, वो हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन हम उसी भाषा को प्रेफर करते हैं जो हमारे आसपास बोली जा रही है या हमारे समाज में चली आ रही है। The probability of our behaving in a particular way is greatly affected by people who relate to us and are usually more knowledgeable, such as parents, teachers, friends, peer group, जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं या साथ में काम करने वाले लोग, ये सब हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये तय करते हैं कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे उस समाज में। और ये जो सभी सोर्सेज हैं, ये जो सभी लोग हैं, दे आर कॉल्ड सोशलाइजिंग एजेंट्स। अब समझना होगा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। सोशलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। ये कोई बहुत स्मूथ चलने वाली ही प्रक्रिया नहीं है, हमेशा स्मूथ नहीं होता है। कभी कभी इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और ज़रूरत पड़ती है बिहेवियर्स को पनिश करने की, कुछ सज़ा देने की या कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स को रोकने की जो सोशली अप्रूव्ड ना हो। At the same time, several behaviors needs to be rewarded, और कुछ में हमें उनको प्रोत्साहन देना होता है जिससे कि वही behaviors आगे बने रहें और उसके अंदर उन behaviors की strength बढ़ सके।
Thus, reward and punishment serves as the basic means for achieving the goal of socialization. The process of socialization is also not unidirectional. ये कोई एक तरफा नहीं है. इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स वो सोशल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही वो भी सोशल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. इंडिविजुअल्स आर नॉट ओनली सोशलाइज्ड वंस. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद जब जो सोशलाइजेशन हो गया बस वो ही लाइफ लॉन्ग रहेगा. इसमें भी बदलाव आते हैं और लोग रीसोशलाइज भी होते हैं, जिसको कि कहा जाता है एक्लचरेशन, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा और समझेंगे. So the broad difference between enculturation and socialization is that enculturation is an engagement of people in their culture, whereas socialization is a process of acquiring knowledge, skills and dispositions. Enculturation doesn't involve deliberate teaching, whereas socialization is a teaching process through reward and punishment. ये एक टूल है टीचिंग का जो कि सोशल नॉर्म्स सिखाता है और इसके लिए वो बिहेवियर्स को पनिश भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है. There are behavioral similarities within societies as well as behavioral differences across society. तो एक ही सोसाइटी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं और अलग अलग सोसाइटीज़ जब हम देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी दिखते हैं बिहेवियर्स में. So a great deal of learning involves both enculturation and socialization. A very good example is learning of language. While a lot of learning takes place spontaneously, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप ही बहुत तरह से भाषा सीखना शुरू हो जाता है. But there are also some direct methods of teaching language. जैसे हम कोई और भाषा सीखना चाह रहे हैं या हम ग्रामर सीखना चाह रहे हैं तो स्कूल लर्निंग में हम वो टीचिंग के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं लैंग्वेज की. Socialization agents such as parents, family, school and other community members process power to socialize us. Parents have most direct and significant impact on children's behavior. वो बच्चों से interact करते समय बहुत तरह की strategies अपनाते हैं. They make use of rewarding and non-approval of behaviors to mold them socially. बहुत तरह की जो स्ट्रैटेजीज वो अपना रहे हैं उनको कहा जाता है पेरेंटिंग स्टाइल्स. कई तरीके के होते हैं जैसे अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिव और परमिसिव. इसी तरह से कई और तरीके के नाम दिए गए हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स को. अलग अलग तरीके से जो परवरिश की जाती है या इंटरेक्शन किया जाता है उनको. Parents vary enormously in terms of their degree of acceptance and degree of control. कितना वो अपनाते हैं और कितना कंट्रोल करते हैं ये भी उसी इंटरेक्शन में शामिल होता है. Number of other things also play a vital role in shaping the children's behavior, such as socio-economic status of the family, टाइप ऑफ द फैमिली जो है वो जॉइंट है या न्यूक्लियर है, दोनों पेरेंट्स फैमिली में हैं या सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं. ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो किस तरह से मोल्ड होगा. लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 1/3 जो है वो स्कूल या कॉलेज में बीत जाता है. सो स्कूल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट. Children not only learn cognitive skills like reading, writing, attention, but they also learn social skills like ways of behaving with elders and mates, sharing, cooperating, fulfilling responsibilities, etc. Several other positive qualities such as self-initiative, self-control, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये सब भी स्कूल में एनकरेज किया जाता है एंड द चिल्ड्रन दे मेक देमसेल्व्स मोर सेल्फ रिलायंट दैट वे. पेयर ग्रुप्स जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं दे इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ नेचुरल मैनर. There are lesser chances of being authoritative, rather it is smooth. जो दूसरे फिगर्स हैं जैसे पेरेंट्स हुए या टीचर्स हुए वो अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन जो पीयर ग्रुप है उसके साथ ट्रांजैक्शन या इंटरेक्शन बहुत ही स्मूथ होता है.
Friendship provides children not only with good opportunities to be in a company of others, but also for organizing various activities, for example, play, which helps in developing qualities like sharing, trust, mutual understanding, role acceptance. कौन क्या करेगा, बड़े बच्चे हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, छोटों की केयर कैसे की जाएगी, किसको पहले चांस मिलेगा, ये सब चीज़ें पेयर ग्रुप में सीखते हैं. It gives a feeling of fulfillment. Children learn to assert their own point of view while accepting others' point of view. They develop self-identity. Media is another socializing agent. It influences socialization greatly by making way in our lives through newspaper, television, cinema, and books. It is a common learning source for all age groups, and mainly children and adolescents derive their role models from them. तो जो सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है उसके अंदर रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं को देखकर हम अपनी लाइफ को मोल्ड करते हैं, और ये ज़्यादातर बच्चों में और एडोलेसेंट्स में होता है मीडिया के थ्रू. There is a need to choose the media wisely, as many exposures lead to negative behavior on growing minds, such as developing aggressive and other undesirable behaviors as a result of watching violence on television or movies. तो कोई भी चीज़ लाइफ में कब आ जाए इसको तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मीडिया का चॉइस जो है वो बहुत वाइजली होना चाहिए, बहुत समझदारी से होना चाहिए कि क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उससे हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा. एक्लचरेशन, जैसा हमने पहले भी बात करी, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ हम समझेंगे. सो एक्लचरेशन रेफर्स टू कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर. दूसरे कल्चर के कॉन्टैक्ट में आने पर जो हमारे अंदर कल्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्लचरेशन. दिस कॉन्टैक्ट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट जैसे कोई किसी और देश में जाकर सेटल होता है, या देश के किसी एक हिस्से से दूर दूसरे हिस्से में जाकर सेटल होता है, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्लचरेशन. और इनडायरेक्ट हुआ जैसे मीडिया के थ्रू, जो हम सिर्फ टेलीविज़न पे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, और उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर हो रहा है कि हमारे कल्चर में चेंज आ जाता है. Acculturation may also be voluntary or involuntary. Voluntary such as when somebody goes out for training, job or higher study. इस केस में जो दूसरे जगह का कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है, और ये कल्चर मर्ज होने लग जाते हैं, ये अडाप्ट हो जाते हैं. और इसी तरह से इनवॉलंटरी है, जैसे रेफ्यूजीज़ आते हैं दूसरे देश से, ये फोर्स्ड है, ये वो इच्छा से नहीं कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये उसके कल्चर के साथ मर्ज होने लगते हैं, न्यू कल्चर्स. इसी तरह से जब कोई बाहर से इन्वेडर्स आते हैं और किसी देश पर राज करते हैं काफ़ी समय के लिए, तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर आने लग जाता है. In both cases, people need to learn new things to negotiate with people of other culture. The recent example of change in India is about the British rule in India. इतना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है उन 200 सालों में कि आज भी उसका इम्पैक्ट हम अपनी लाइफ्स में देखते हैं, और हमारे कल्चर अब पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसे ब्रिटिश रूल से पहले था. Acculturation requires relearning of norms, values, dispositions and patterns of behavior. इसमें दोबारा से लर्निंग होती है बहुत सारी चीज़ों की, नए रूल्स दोबारा से सीखे जाते हैं, नई वैल्यूज़ अडॉप्ट की जाती हैं, नए माइंडसेट्स और कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया जाता है. The process of acculturation may be either smooth or stressful. या तो आसानी से हो जाएगा या फिर बहुत पेनफुल होगा. ये यूजुअली ऐसा होता है कि जो वॉलंटरी चेंजेस हैं, जो व्यक्ति चाहता है वो स्मूथ होंगे क्योंकि उसके लिए एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो फोर्सफुल हैं, जैसे
रेफ्यूजीज़ हैं, वो नहीं चाहते कि उनका कल्चर उनसे छूटे, उनके जो अपने नॉर्म्स थे या अपने वे ऑफ लिविंग थे वो चेंज हों, लेकिन फोर्सफुली जब वो करना पड़ता है तो ये पेनफुल होता है एंड दिस इज़ स्ट्रेसफुल. दिस इम्पैक्ट्स द इंडिविजुअल्स बिहेवियर ईदर इन पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव. अगर स्मूथ है तो पॉजिटिव तरीके से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, और अगर स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है, तो नेगेटिव मैनर में इन्फ्लुएंस होगा बिहेवियर. People have various options to deal with the problem of acculturative changes. Thus, the course of acculturative changes is multidimensional. एक ही तरीके से नहीं होता है. इसको जब हम एग्जामिन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली. At the subjective level, changes are often reflected in people's attitude towards change. व्यक्ति किस तरह का ओपिनियन रखता है, किस तरह का दृष्टिकोण रखता है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है. हर इंडिविजुअल अपने तरीके से सोचेगा नए कल्चर की तरफ. विच आर रेफर टू एक्कल्चरेशन एटीट्यूड्स. ये सोच में है, ये सब्जेक्टिव है, ये व्यक्तिगत है. दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव लेवल है, जिसमें चेंजेस जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो लोगों की डे टू डे बिहेवियर्स में और एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि चेंज हो रहा है, न्यू कल्चर एक्सेप्ट हो रहा है. जैसे लैंग्वेज हुआ, फूड है, ड्रेसिंग स्टाइल है, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के तरीके हैं, घर है और घर का सामान है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एंटरटेनमेंट के तरीके हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं. एंड दीज आर रेफर्ड टू एज एक्कल्चरेशन स्ट्रैटेजीज. एक्कल्चरेशन में और मे नॉट बी अ कॉन्शियस एक्सेप्टेंस. ये शायद पता भी ना हो कि एक्कल्चरेशन हो रहा है, कभी कभी महसूस होता है और कभी कभी नहीं होता है. सो अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेवल, सब्जेक्टिव लेवल का एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है. Thus, it is essential to examine acculturation at both levels. So, acculturation strategies are said to be four: integration, assimilation, separation, and marginalization. Integration क्या है? It is an attitude in which there is an interest in both, maintaining one's own identity and culture while staying in interaction with other culture. There is some degree of integrity maintained while interacting with other cultural groups. अपने कल्चर को पूरी तरह से ना छोड़ करके दूसरे को कुछ हद तक एक्सेप्ट करना. This is called integration. In assimilation, there is an attitude in which people do not wish to maintain their cultural identity. वो अपनी मर्जी से अपने पहले वाले कल्चर को छोड़ना चाहते हैं, उसे आगे मेंटेन नहीं करना चाहते हैं. Rather they move to become an integral part of another culture. जो न्यू कल्चर है उसका पूरी तरह से हिस्सा बनते हैं. So there is a loss of one's own culture and identity. On the other hand, separation, as the name suggests, is an attitude in which people seem to place a value on holding on to their own culture. अपने कल्चर को पूरी तरह से निभाना and wish to avoid interaction with other cultural groups. दूसरे कल्चर, जो नया कल्चर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाना, ये सेपरेशन है. They often tend to glorify their cultural identity, और इस वजह से वो अपने जो पहले वाले कल्चर को बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो बेहतर है इस न्यू कल्चर से. The fourth acculturation strategy is marginalization, in which there is an attitude in which they have little possibility and interest in their own culture. वो अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं. इट इज़ ऑन मार्जिन एंड लिटिल इंटरेस्ट इन हैविंग रिलेशन विद अदर कल्चरल ग्रुप्स. दूसरों के साथ भी वो मार्जिन पे होते हैं उनके कल्चर को लेके. People generally remain undecided about what they should do and thus they stay in stress. उनको समझ नहीं आता है कि वो अपना कल्चर फॉलो करें या वो दूसरे को अडाप्ट करें, तो वो दोनों में ही थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं. So this is about marginalization. After understanding the different bases of human behavior, in part 1 we talked about biological, and in this part 2 we talked about socio-cultural. It is much obvious now that besides biological roots, there are cultural roots of human behavior.
While genes write the script of biological transmission, the memes write the script of cultural transmission. Memes are the inherited characteristics or mindsets which are non-genetic. Both genes and memes work together to unfold behavior in some similar and some different ways within and across societies. Namaste.